अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 11 यूएचएस का यूनिट नंबर 11 और आपकी सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर है जनाब 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म का मतलब इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने के लिए हम जिस ब्रांच में ये स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस एक्चुअली करंट होता है। ठीक है, ये सबसे पहले फिनोमिना किस ने डिस्कवर किया? अंकल ऑर्स्टेड। इस बंदे ने ये डिस्कवर किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगी, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया माइकल फैराडे ने, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किसने किया? ऑयस्टेड ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जनाब ये। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये है करंट की डायरेक्शन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि तमाम सर्कल्स का सेंटर एक है। ऑल द सर्कल्स हैव द सेम सेंटर। और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? ग्रैस्प द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट करंट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मेरा थंब बता रहा है करंट की डायरेक्शन, और कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या शो कर रही हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके रिवर्स हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता सकते हैं। अब एक और कंफ्यूजन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बेटा ये करंट है कन्वेंशनल, ऑल रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर कन्वेंशनल करंट। अगर करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है तो याद रखना, अंडरस्टैंड कर लेना ये बात, मेक श्योर कि वो कन्वेंशनल है ना। अगर कन्वेंशनल नहीं है तो फिर ये रूल अप्लाई ना कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये एक कंडक्टर है और इसमें ये करंट है इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताओ। आपको पता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक इधर को है, तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कन्वेंशनल इधर को होगा, तो कन्वेंशनल की डायरेक्शन आप बनाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक को पहले कन्वेंशनल में बदलेंगे और फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाओगे बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल। तो ऑल रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर कभी गिवन होगा तो उसको पहले कन्वेंशनल में बदल लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है आपने गौर से पढ़ना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की जा रही है या
कन्वेंशनल करंट की बात की जा रही है। सो ये ऑयस्टीन ने कौन से ईयर में 1820 में ये डिस्कवर किया था? सो फील्ड पैटर्न्स राइट हैंड रूल में आपको बता चुका हूं, कंसेंट्रिक है। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, आप ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ये करंट है और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, इसको मेजर करने के लिए अप्लाई किया जाता है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चाहे वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो सर्कुलर लूप हो, चाहे वो सॉलिनॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ इस चीज के लिए बना है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड, हम ये भी कह सकते हैं कि गॉसेस लॉ और एम्पेयर्स लॉ एक दूसरे के हैं एनालॉग। एनालॉग इसलिए कि इनका काम ही एक जैसा है। गॉसेस लॉ का काम है ई फाइंड करना और एम्पेयर्स लॉ का काम है बी फाइंड आउट करना। अब ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला आपकी बुक में ड्राइव नहीं किया गया। अब आपने ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले को यूज किया गया है आपकी बुक के न्यूमेरिकल में, जिस न्यूमेरिकल में स्टार्ट होता है अ पावर लाइन। सो व्हाट इज पावर लाइन? पावर लाइन आपने देखा होगा, आप बाहर निकले रोड पे और पोल्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और एक पोल से दूसरे पोल तक इस तरह वायर जा रही है, उस वायर को पावर लाइन कहते हैं। जिस वायर में से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उस वायर का नाम पावर लाइन है। तो वो भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और उसके सराउंडिंग में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर हम यहाँ ग्राउंड पे हैं तो ये इसकी हाइट ही आर है, ये न्यूमेरिकल आपने पढ़ा हुआ है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका है ये फार्मूला। इस फार्मूला से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि बी उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा करंट होगा। ये फार्मूला हमें क्या क्या बता रहा है? एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी ये चीज है कि जनाब बी वीक होगा जितना ज्यादा कंडक्टर से दूर जाएंगे। What is R? R is the distance from the conductor. For example, इस कंडक्टर से यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना थी P पॉइंट के ऊपर। So you can say P point is the point where you want to find the strength of field, and the distance of P point from the conductor is R. R को रेडियस बोलना अच्छा नहीं लगता, इसको ये बोलना ज्यादा अच्छा है, इट इज द डिस्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए एक चीज और कि ये वायर है, वायर का जो अपना रेडियस होता है ना, मत समझिएगा ये वो रेडियस है। वायर आपको पता है एक सिलेंड्रिकल है और सिलेंड्रिकल शेप में रेडियस हो सकता है, इंटरनल रेडियस उसका। ओके, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प किया एम्पेयर्स लॉ ने। अब बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। आई इज करंट, आर इज द डिस्टेंस, एंड व्हाट इज म्यू नॉट? आपने एप्सिलॉन नॉट तो सुना होगा। एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम की प्रॉपर्टी। जब आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, आपने पढ़ा था दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन को मीडियम की मौजूदगी में जब आपने पढ़ा तो आपने ये पढ़ा था कि मीडियम की प्रॉपर्टी जो है वो एप्सिलॉन नॉट जहां पर आता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी शो करता है इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बल्कि क्या है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है वो होती है म्यू नॉट। हम इसको परमिटिविटी नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, परमीएबिलिटी। अब इसका यूनिट आपकी बुक में जो लिखा है मैंने वो नहीं लिखा। 4.2 10⁻⁻⁷ ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक यूनिट
आपकी बुक में लिखा है और 1 यूनिट मैंने लिख दिया है, हेनरी पर मीटर। अब जो आपकी बुक में लिखा हुआ है म्यू नॉट का यूनिट वो आप जानते हैं वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है हेनरी पर मीटर। यू शुड प्रूव दीज 2 यूनिट्स आर इक्वल। ये जो मैंने लिखा है हेनरी पर मीटर, वो जो आपकी बुक में लिखा है, मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों को इक्वल करके प्रूव करके बताएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि चार्ज एट रेस्ट हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर प्रॉपर्टीज एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी शो होती है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां पर भी इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्रॉ टेंजेंट। अच्छा, एक चीज और, इस बी के 3 नाम है, मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, सुन लीजिए। बी को कहते हैं, सुने, नंबर 1 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नंबर 2 मैग्नेटिक इंडक्शन, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये 4 लफ्ज जब भी आएंगे आप समझ जाइएगा कि ये बी है। अब इस फार्मूला से कुछ शायद आपको और भी पता चलता हो कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बी एंड आर। ये यहां पर इतनी सी जगह पर बना देता हूं, जितने ऐसे रिलेशन आज तक मैं आपको बता चुका हूं, आप माशाल्लाह समझदार हो गए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2 क्वांटिटीज के दरमियान अगर इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ होगा हाइपरबोला। सो ये है जनाब हाइपरबोला। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब है कि अगर 2 क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका ग्राफ होगा हाइपरबोला। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात यह है कि ये फोर्स आएगी कहां से। याद रख लीजिए, इस फोर्स को, ये फोर्स का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स। ये फोर्स प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 फील्ड्स। 2 फील्ड मिलके इस फोर्स को बनाते हैं। 2 फील्ड, अब ये 2 फील्ड कहां से आएंगे, अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये डायग्राम आपने देखी होगी, आपकी बुक की डायग्राम है। ये है कॉपर रेल्स और इन रेल्स के ऊपर एक है रॉड, कंडक्टिंग रॉड। इस कंडक्टिंग रॉड के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अब ये है एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है और इसमें है करंट, इसमें करंट है। कहां से आया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है। अब आप देखें तो ये रॉड है, इसमें करंट है, इसमें करंट है, ये रॉड है, इसमें करंट है। अब एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ करंट की वजह से, ये फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, इधर से ये इस तरह जाएगा यूं, यानी ये फील्ड इस तरफ से जाएगा नीचे और इस तरफ से ऊपर, राइट हैंड रूल। ये देखें, ये करंट और ये है फील्ड, ठीक है। इस तरफ से नीचे को जाएगा और इस तरफ से ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। ये फील्ड है और ये राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है। इस तरफ से नीचे को जा रहा है और इस तरफ से फील्ड ऊपर को आ रहा है। कौन सा फील्ड? करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड। और एक फील्ड है एक्सटर्नल। कितने फील्ड हो गए? 2। एक करंट कैरिंग कंडक्टर का और ये एक मैग्नेट रखा हुआ जिसका नीचे नॉर्थ पोल था, ऊपर साउथ पोल था, तो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ रही है। अब इस कंडक्टर की वजह से, करंट की वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो फील्ड इधर से जाएगा डाउन और इधर से फील्ड जाएगा अप। ये जो मैंने 2 एरो, एक डाउन और एक अप बनाए हैं, याद रखिए ये कौन किस वजह से बनाए हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं। किसकी वजह से? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अच्छा, राइट साइड पे जरा गौर से देखो, एक्सटर्नल और करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे देखें आप, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड है और ये है एक्सटर्नल। अब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
इस तरफ फील्ड हो जाएगा कैंसिल और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। ये वाली जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के लेंथ ऑफ द रॉड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बात याद रखनी है आपने, अगर ये कंडक्टर की लेंथ थोड़ी सी फील्ड लाइन से बाहर को निकली है तो ये वाली लेंथ को हमने कंसीडर नहीं करना, सिर्फ उतनी ही लेंथ लेंगे जितनी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इसको हम लिख लेते हैं और इसका वेक्टोरियल फॉर्म होगा F = y L क्रॉस B। अब ये वाला फार्मूला हमें बताता है F = ILB sin थीटा, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्स, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतनी ज्यादा फोर्स। और अगर एंगल 0 डिग्री है तो फोर्स 0, और अगर एंगल 180 डिग्री है तो तभी भी फोर्स 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -IL हो B क्रॉस L, समझ गए ना। क्रॉस प्रोडक्ट को आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, L क्रॉस B को अगर B क्रॉस L लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि फोर्स प्रोड्यूस होने के पीछे क्या वजह थी, इंटरेक्शन बिटवीन टू फील्ड्स। एक फील्ड एक्सटर्नल था, दूसरा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर था। राइट साइड पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेफ्ट साइड पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, ये दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आपको पता है जिधर फील्ड स्ट्रॉन्गर है उधर से फोर्स लगनी है वीकर की तरफ, ठीक है। लेकिन दो तरीके और हैं, राइट हैंड पाम रूल वही और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक और भी रूल है वो है राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल आपने फर्स्ट FSC में पढ़ा हुआ है, सॉरी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये कहता है रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर विद योर राइट हैंड एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन हम पहले पढ़ते हैं राइट हैंड पाम रूल। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिधर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा फोर्स उधर से वीकर फील्ड की तरफ लगेगी। अब है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है, ये इस तरह से करें अपनी राइट हैंड को, ये आपका राइट हैंड है, आप बिल्कुल ऐसे करें। ये जो फिंगर हैं सीधी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जैसे आप किसी से सलाम नहीं लेते ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी फिंगर्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और थंब बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए। फिंगर्स और थंब के दरमियान एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। लो जनाब, ये है राइट हैंड पाम रूल। आपकी ये जो फिंगर्स हैं ये फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज फील्ड, आप खुद लिख लें। फिंगर्स किस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन। ये दो चीजें आपको पता होंगी, तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फिंगर्स की डायरेक्शन फील्ड, थंब डायरेक्शन करंट है, और ये स्पेड यानी ये पाम के ऊपर जो नॉर्मल होगा ये फोर्स को शो करेगा, ठीक है। सो राइट हैंड पाम रूल आपने ध्यान में रखना है। जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। आप इसमें फोर्स कैलकुलेट करके बताओ किधर को होगी। अब ये वाला जो आपके सामने अभी जो मैंने शो किया है, ये जो डायग्राम, अब इसमें अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं तो ये देखें, ये हमारी फिंगर, ये फिंगर किधर को होगी, यानी ये अभी इसके साथ मैं आपको इसी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूं कि फिंगर्स की डायरेक्शन इधर को करो, थंब की डायरेक्शन इधर को करो, और जब आप देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड लगेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। सो दिस इज द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक हो गया, ओके। और भी डायग्राम्स बना सकते हैं, ये लें, ये डायग्राम है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और जनाब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब फोर्स की डायरेक्शन आप बताइए, डेफिनेटली ये इस तरफ को लगेगी, इस तरह से ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इन डायग्राम्स की डायरेक्शंस को आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है करंट, यानी करंट है आउटवर्ड, करंट बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, ठीक है ना, डॉट आउटवर्ड को शो कर रहा है। अब आप यहां पर फोर्स की डायरेक्शन बताएं राइट हैंड रूल लगा के। फिर एक और एग्जांपल है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और करंट की डायरेक्शन डाउन है, करंट डाउनवर्ड है, आप बताइए फोर्स की डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। सो दिस इज राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी एक राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल था। राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट को आप रोटेट करो वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ,
अब तीसरा रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे अप्लाई करना है। दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अगर आपको दो चीजों का पता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये करंट है, तो आप राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लगाओगे। ये देखें, ये करंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट, और ये फील्ड की डायरेक्शन में है, और ये थंब बता रहा है डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब है कि फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। राइट हैंड पाम रूल लगाया, वो भी यही बता रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो वो भी यही बताएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मिडल फिंगर क्या बताएगी? करंट, ठीक है, ये वाली फिंगर इंडेक्स फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स। अब ये एमसीक्यूज आ जाते होते हैं हमारी बुक में, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कि टू करंट कैरिंग कंडक्टर करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये इस तरफ करंट है, इसमें इस तरफ करंट है, तो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन के पीछे रीजन देखना जरा, ये वजह है अट्रैक्शन की। ये देखें, फील्ड इधर को, फील्ड इधर को, फील्ड इस तरफ को, फील्ड इस तरफ को। अब इसका भी फील्ड बनाओ, इस तरफ को फील्ड बनेगा। अब आप जरा गौर से देखो कि इन दोनों का फील्ड अपोजिट है। इसका डाउन, ये डाउन है, और ये फील्ड अप है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल। तो इधर फील्ड कैंसल होने की वजह से जीरो हो गया है, यहां पर जीरो नहीं है, यहां पर भी जीरो नहीं है, तो इस वजह से फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये लें, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा अपोजिट उसके, और बड़ी आसानी से हमें पता चल रहा है कि दोनों का फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है दरमियान में फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इधर क्या है? वीक। इस तरफ भी वीक है। सो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक हो गया? ये वही बात लिखी हुई है। ठीक है, अब ये मैंने फोर्स बता दी। फोर्स लगने की वजह क्या है? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू फील्ड, एक फील्ड इसका और एक फील्ड इसका। इस तरह इधर भी यही कहानी है। ठीक हो गया? इससे आगे हम बढ़ते हैं एम्पेयर्स लॉ को, यानी सोलेनॉइड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सोलेनॉइड हमारे सिलेबस में नहीं निकाल दिया गया है, लेकिन हम सोलेनॉइड को अभी पढ़ेंगे ज़रूर। सोलेनॉइड अगर समझ ना आए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट यूनिट समझ नहीं आता। ठीक है ना? ओके, अगले लेक्चर में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।